तो नेक्स्ट है न्याय की अवस्थाएं। तो व्यवस्थित समाज यानी वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी में न्याय की स्थापना के लिए 4 अवस्थाएं हैं। पहली है मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन। इस काल्पनिक अवस्था में विवेकशील वार्ताकार समाज के सदस्य अज्ञान के पर्दे में रहेंगे, वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहेंगे, और हम लोग ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। फिर द्वितीय जो अवस्था है वो है संवैधानिक सम्मेलन की अवस्था। इस विवेकशील वार्ताकार इसमें जो संवैधानिक सम्मेलन की अवस्था है, इसमें विवेकशील वार्ताकार या समझौताकार आपस में मिलकर न्याय के उचित सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अब चर्चा की जाएगी न्याय के उचित सिद्धांतों पर। तीसरा है विधि निर्माण की अवस्था। तो संवैधानिक सम्मेलन में विवेकशील वार्ताकार न्याय के सिद्धांतों, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के रूप में विधियों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर विधियों का तीसरी स्टेज में विधियों का निर्माण किया जाएगा, लॉस मेकिंग की जाएगी। ये एक प्रकार का लेजिस्लेचर का काम किया जाएगा। दूसरे में चर्चा की जाएगी सिद्धांतों पर, और पहले में विवेकशील जो वार्ताकार हैं वो वेल ऑफ इग्नोरेंस में पहले में बैठेंगे, दूसरे में चर्चा करेंगे सिद्धांतों पर, और तीसरे में विधियां बनाएंगे। चौथी अवस्था होगी इसमें विधि के अनुपालन व क्रियान्वयन की अवस्था है। तो इस अवस्था में उचित प्रक्रिया के द्वारा जो न्याय के सिद्धांत या विधियां बनाई गई थी, वार्ताकार उसका पालन करते हैं तथा प्रशासन एवं न्यायपालिका उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। रॉल्स इन अवस्थाओं को अमेरिकी संविधान निर्माण की अवस्थाओं के रूप में मानता है। तो अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में की गई थी। तो ये कौन सी अवस्था थी? ये पहली अवस्था थी जब अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। ये मूल स्थिति थी, ओरिजिनल पोजीशन थी। फिर फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है 1787 को। तो एक संवैधानिक सम्मेलन की अवस्था थी जहाँ पर लोग आपस में आए और न्याय के सिद्धांतों पर चर्चा किया। न्याय के सिद्धांतों पर चर्चा किया इन द सेंस कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप क्या होगा उस पर चर्चा की। फिर 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद जो संविधान तैयार हुआ, यह विधि निर्माण की अवस्था थी। जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था, उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट निकल कर आया, फॉर एग्जाम्पल भारत में जो 1947 के पहले की स्थिति थी, संविधान निर्माण के पहले की जो स्थिति थी, वो आप ओरिजिनल पोजीशन उसको देख सकते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जब सभाएं चल रही थी, तो वो सेकंड स्टेज थी जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर उसका क्या रूप होना चाहिए, उसका क्या उसमें प्रोविजंस होने चाहिए, उस पर चर्चा हो रही थी। तो सेकंड अवस्था है जब हमारा संविधान बन जाता है, लॉ बन जाता है और जब से लागू हो जाता है, दैट इज द डेट ऑफ 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर ये थर्ड अवस्था होगी जहाँ पर ये जो न्याय के सिद्धांत बनाए गए थे वो फाइनली लॉज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी भारत का संविधान बन जाता है। और फिर जो चौथी स्टेज है, तो 1950 के बाद की स्थिति है जहाँ पर न्यायपालिका और प्रशासन मिलकर चीज़ों को देखते हैं कि जो न्याय के सिद्धांत यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था भारत का, क्या वो सही से क्रियान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही है कि जो अमेरिकी संविधान निर्माण की अवस्थाओं के समक्ष जो रॉल्स है इन अवस्थाओं को मानता है। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में हुई थी, यह पहली अवस्था थी, मूल स्थिति थी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में संवैधानिक सम्मेलन की अवस्था है। 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद जो संविधान तैयार हुआ वह विधि निर्माण की अवस्था थी। 1791 में संविधान का जो क्रियान्वयन हुआ वह विधि के अनुपालन व क्रियान्वयन की अवस्था है। न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो न्याय के सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या करने से पूर्व जॉन रॉल्स न्याय के 2 अंतरिम सिद्धांत देता है जो तात्विक न्याय यानी सब्सटेंटिव जस्टिस के सिद्धांत हैं। तो पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अत्यंत विस्तृत मूल स्वतंत्रता का समान अधिकार हो जो दूसरों की ऐसी स्वतंत्रता के अनुरूप हो। तो जो पहला इसमें जो नियम है, जो पहला इसमें जो अंतरिम सिद्धांत है, 2 अंतरिम सिद्धांत हैं। तो मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। तो सबके लिए समान रूप से बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, यही है, प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी अत्यंत विस्तृत मूल स्वतंत्रता का समान अधिकार हो जो दूसरों की ऐसी स्वतंत्रता के अनुरूप हो। फिर सामाजिक व आर्थिक असमानताएं इस प्रकार से व्यवस्थित की जाएं जिनमें कि वे 2, पहला प्रत्येक के लाभ के लिए यथोचित अपेक्षित हो, और दूसरा सभी के लिए खुले पद व पदानुसार यानी ऑफिस से संलग्न हो। तो जो दूसरी
पहला नियम है कि मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। दूसरा है जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज हैं उनको किस प्रकार से उसका जो वितरण होगा या किस प्रकार से उसका कैटेगराइजेशन होगा। तो ये 2A में क्या आएगा, 2A में आएगा कि प्रत्येक के लाभ के लिए यथोचित अपेक्षित हो, यानी कि जो नियम जो बनाए जाएंगे उससे ये इंश्योर हो कि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो। और जो 2B है उसमें सबके लिए खुले पद व आनुषंगिक ऑफिस के से संलग्न हो, यानी कि जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। दूसरे सिद्धांत में दो अस्पष्ट सूक्तियां हैं, प्रत्येक के लाभ और सबके लिए खुला। इसको स्पष्ट करने पर यह सिद्धांत एक दूसरा मूर्त रूप लेगा। यह दोनों सिद्धांत समाज की मूल संरचना से संबंधित है। रॉल्स के अनुसार यह माना जाता है कि दोनों सिद्धांत न्याय के सामान्य सिद्धांत का विशेष रूप है तथा यह सामान्य सिद्धांत इस प्रकार का है। सभी सामाजिक मूल्य, समता व अवसर, आय व धन, स्वाभिमान के आधार समान रूप से तब तक विपरीत हो जब तक किसी एक मूल्य या सभी मूल्यों की असमान वितरण प्रत्येक के लाभ के लिए न हो। क्या? सभी सामाजिक मूल्य, स्वतंत्रता व अवसर, आय व धन, स्वाभिमान के आधार समान रूप से तब तक विपरीत हो जब तक किसी एक मूल्य या सभी मूल्यों की असमान वितरण प्रत्येक के लिए न हो। विवेकशील वार्ताकार आपसी विचार विमर्श से न्याय के दो सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। यही दो रॉल्स के न्याय संबंधी विचारों का केंद्र बिंदु है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता का एक ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसी स्वतंत्रता के साथ निभ सके। यानी कुल मिला के आपको याद रखना है कि जो पहला नियम है उसमें है कि मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। दूसरा है सामाजिक व आर्थिक विषमताएं इस ढंग से व्यवस्थित की जाएं कि इसमें हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो, यानी जो लीस्ट एडवांटेज्ड हैं उन्हें ग्रेटेस्ट बेनिफिट दिया जाए। तो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग हैं उनको अधिकतम लाभ मिले। जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं, जो बेसिकली रॉल्स मानता है कि जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं ये होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि, हर व्यक्ति का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो अलग अलग होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति असमान है तो क्यों? क्योंकि असमान होना एक नेचुरल है ना, असमान होना नेचुरल है। कोई छोटा होगा, कोई काला होगा, कोई लंबा होगा, तो ये तो नेचुरल है। और हर व्यक्ति की जो पोजीशन है वो भी नेचुरल है। नेचुरल इन द सेंस कि अब आप अंबानी के यहाँ पैदा हो गए तो इसमें आपका कोई विशेष योगदान नहीं था, या आप गरीब के यहाँ पैदा हुए तो इसमें आपकी चॉइस नहीं थी, ये तो नेचुरल था। तो ऐसे ही जो असमानताएं हैं ये नेचुरल होती है। लेकिन इनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, पहला जो नियम होगा इनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि जो हीनतम स्थिति वाले लोग हैं उनको अधिकतम लाभ पहुंचे, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाले लोग हैं उनको अधिकतम लाभ पहुंचे, और ये विषमताएं उन पदों व स्थितियों के साथ जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हो। तो ये जो सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड ए है, ये डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस या डिफरेंस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इसे भेद मूलक या विभेद का सिद्धांत कहते हैं। और जो तीसरा है उसे अवसर की उचित समानता का सिद्धांत कहते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो पहला क्या है? प्रिंसिपल मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। दूसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल, और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। तो यहाँ से देखिए समान स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है ये किससे प्रभावित है? समान स्वतंत्रता की मांग कौन करते हैं? उदारवादी करते हैं। तो इसने उदारवाद को भी ले लिया। फिर अवसर की उचित समानता का सिद्धांत और डिफरेंस प्रिंसिपल, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जो मार्क्सिज्म है उसका देखने को मिलता है। तो इसने उदारवाद और मार्क्सिज्म दोनों को, यानी उदारवाद और समाजवाद दोनों को मिलाने का काम किया। इसलिए हम कहते हैं कि जो रॉल्स है कि रॉल्स के बाद जो काम हुए किसी भी सिद्धांत पर या पॉलिटिकल थ्योरी पर, वो रॉल्स को ध्यान में रख के किए गए।
अब या तो कोई व्यक्ति रॉल्स का सपोर्ट करेगा या उसका विरोध करेगा, लेकिन रॉल्स को इग्नोर कोई नहीं करेगा। समान स्वतंत्रता का नियम न्याय की कांटवादी व्याख्या पर आधारित है। दूसरा सिद्धांत राजनैतिक अर्थशास्त्र से संबंधित है और यह उपयोगितावादियों की लोक कल्याणकारी अवधारणा का विकल्प है। समान स्वतंत्रताओं का नियम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, यह न्याय की प्रथम प्राथमिकता है। यह न्याय की प्रथम प्राथमिकता है इक्वल मैक्सिमम लिबर्टी फॉर ऑल। इसमें उदार लोकतंत्रों में पाई जाने वाली नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रताएं आती हैं। वोट देने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्राण व देह की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार आदि। रॉल्स इन्हें बुनियादी स्वतंत्रताएं कहता है, बेसिक फ्रीडम कहता है, बेसिक फ्रीडम। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत जब राजनीतिक प्रक्रिया पर लागू किया जाता है तो रॉल्स इसे समान सहभागिता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन कहते हैं। इक्वल पार्टिसिपेशन, अगर राजनीतिक क्षेत्र में समान स्वतंत्रता का अगर सिद्धांत लागू किया जाए तो ये है कि हमें इक्वली पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें। इसके अनुसार सभी नागरिकों को विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार दिया जाना चाहिए। रॉल्स स्वतंत्रता संस्थाओं द्वारा परिभाषित अधिकारों और कर्तव्यों की समष्टि का नाम है। स्वतंत्रता संस्थाओं द्वारा परिभाषित अधिकारों व कर्तव्यों की समष्टि का नाम है। प्रथम नियम स्वतंत्रताओं को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है, अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं। स्वतंत्रताओं को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है। अगर स्वतंत्रताओं को सीमित भी करना है इन द सेंस कि अगर स्वतंत्रताओं को कर्व भी करना है, जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां पर स्वतंत्रताओं को कर्व किया गया है, बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? अब जो हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत कि हम देश के किसी भी हिस्से पे रह सकते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत, उस पर भी कर्व लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? कि आप जो ट्राइबल एरिया हैं, जो एक्सट्रीमली ट्राइबल एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार, वहां पर आप नहीं रह सकते हैं, वहां पर आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। इनर लाइन परमिट का आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके संदर्भ में। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ की जो सामाजिक संरचना है, वो इतनी फ्रेजाइल है कि आपको वहाँ पर रहने के लिए आपको वहाँ पर रहने नहीं दिया जा सकता है। इसलिए स्वतंत्रता पर अगर कर्व भी लगाया जाएगा, स्वतंत्रता को सीमित भी किया जाएगा, तो स्वतंत्रता के लिए, किसकी स्वतंत्रता के लिए? जो वहां पर लोकल लोग रह रहे हैं। अब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि हम अंडमान निकोबार में विशेष क्षेत्रों में नहीं रह सकते हैं, ट्राइबल जो डोमिनेटेड एरिया है। इसका मतलब क्या है कि हमारी स्वतंत्रता कर्व की गई, लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बचाने के लिए। यही है। अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता को कर्व नहीं किया जा सकता है। इसी से संबंधित एक और विचार है कि प्राथमिक वस्तुओं की एक दूसरे से अदला बदली नहीं की जा सकती। आप स्वतंत्रता की अदला बदली नहीं की जा सकती कि आप स्वतंत्रता मेरी स्वतंत्रता में बदल लूं। नहीं, मैं गरीब हूं तो मैं आपकी स्वतंत्रता आपसे मैं स्वतंत्रता खरीद लूं। नहीं, वो वास्तविक वस्तुएं नहीं बदली जा सकती। सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए राजनीतिक स्वतंत्रताएं नहीं छोड़ी जा सकती हैं। तो चीन में क्या हुआ? चीन के लोगों ने अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी जो पॉलिटिकल स्वतंत्रता है या पॉलिटिकल जो फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम इन द सेंस की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जो फ्रीडम थी, उसको उन्होंने त्याग दिया। उसका परिणाम आज आप देख सकते हैं। तो रॉल्स कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रताएं आर्थिक व सामाजिक लाभ के लिए नहीं छोड़ी जा सकती। सामाजिक व आर्थिक विषमताओं का सिद्धांत, तो इस दूसरे सिद्धांत का संबंध आय व संपत्ति तथा सत्ता व पदों के बंटवारे से है। संपत्ति व आय का समान बंटवारा आवश्यक नहीं है। संपत्ति व आय का समान बंटवारा आवश्यक नहीं है। यह असमान हो सकता है, असमान हो सकता है। वही बात है कि हर व्यक्ति ना, कोई भी व्यक्ति अमीर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, अब जैसे अंबानी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो अब आप उसको थोड़ी उसका हक मार लोगे, फिर ये तो उसके साथ अन्याय हुआ ना। अब उसमें उसकी क्या गलती है? यही बात है कि जो समान बंटवारा है आवश्यक नहीं है, यह समान हो सकता है। किसी के नेचुरल है ना बौद्धिक ज्ञान है ज्यादा, तो उससे छीन थोड़ी लोगे यार। जो हमारे पास जो नेचुरल टैलेंट है तो हमसे कोई छीन थोड़ी लेगा। तो ये असमान हो सकती है, इसका समान बंटवारा आवश्यक नहीं है, लेकिन एक शर्त पर, इससे न्यूनतम सुविधा वालों को भी लाभ हो। आप अपने टैलेंट को इस प्रकार यूज करिए कि आप अगर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उससे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको भी लाभ हो। यही 2A के तहत विभेद का सिद्धांत है, डिफरेंस प्रिंसिपल है। 2B के तहत सत्ता व पदों का बंटवारा आता है जो सबके लिए समान रूप से खुले। 2A यानी विभेद का सिद्धांत
ये न्याय की तीसरी प्राथमिकता है। ये न्याय की तीसरी प्राथमिकता है। इसका संबंध सामाजिक न्याय से है। इसमें सरकार गरीबों व पिछड़ों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा यथा बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप आदि देती है। विभेद या अंतर के सिद्धांत को रॉल्स लोकतांत्रिक समानता यानी डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का सिद्धांत कहता है। प्रत्येक के लाभ के लिए प्रजातांत्रिक समानता का सिद्धांत ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सिद्धांत विभेद के सिद्धांत की व्याख्या है और रॉल्सीय न्यायदक्षता की अपेक्षा विभेद को उचित मानता है। विभेद सिद्धांत एक शक्तिशाली इगैलिटेरियन व्यवस्था है। इसके अनुसार जब तक असमान वितरण से दोनों व्यक्तियों को लाभ न हो तब तक समान वितरण करना चाहिए। जब तक असमान वितरण से दोनों व्यक्तियों को लाभ न हो तब तक समान वितरण किया जाना चाहिए। सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक वस्तुओं बांटते समय भेदभाव तभी किया जाएगा जब हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ हो। तो प्राथमिक वस्तुएं बांटते समय अगर आपने भेदभाव किया, अगर आपने आरक्षण दिया, अफर्मेटिव एक्शन किया, तो इसका बेस क्या है? इसका बेस है कि जो हीनतम स्थिति वाले लोग हैं, जो एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी के जो दबे कुचले लोग हैं, उनका हित अधिकतम हो, उनको अधिकतम लाभ मिले। इसलिए आप विभेद कर सकते हैं, आप भेदभाव कर सकते हैं। यह सिद्धांत सामाजिक न्याय से संबंधित उन नीतियों का समर्थन करता है जो दीनहीन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनी है। बेसिकली ये यहीं से अफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण का सिद्धांत निकल आता है, क्योंकि जो अश्वेत थे तत्कालीन समाज में, जिसकी व्याख्या रॉल्स कर रहा है, जिस समाज में रॉल्स था, अश्वेत अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। उनको बेसिकली चाहिए था कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो आरक्षण है दिया जाए श्वेतों के बनस्पत, तो वो उसकी मांग कर रहे थे। तो वहां से वो इस चीज का समर्थन करता है कि हाँ, जो ये बात कह रहे हैं अश्वेत लोग, इनकी मांगे जायज हैं और आप ये जो पॉलिसी है अफर्मेटिव एक्शन की, भेदभाव की, आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्जिनलाइज सेक्शन रहे हैं और इन्होंने हिस्टोरिकल इंजस्टिस देखा है। यही केस सेम केस भारत में आता है कि हिस्टोरिकल जो इंजस्टिस हुआ है दलितों के साथ, उसको सही करने के लिए आप आरक्षण दे सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं तो कोई बुराई नहीं है। भारत में बीपी सिंह द्वारा 1990 में पिछड़े वर्गों को दिया गया आरक्षण इसी सिद्धांत के तहत उचित है कि आप भेदभाव करें, लेकिन इससे जो हीनतम स्थिति वाला लोग है, यानी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, या कि जो पंक्ति के अंतिम दो छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको अधिक से अधिक लाभ हो। भेद का सिद्धांत एक शक्तिशाली समतावादी यानी इगैलिटेरियन अवधारणा है, जिसके अनुसार जब तक असमान वितरण से दोनों व्यक्तियों को लाभ ना हो तब तक समान वितरण करना चाहिए। असाधारण योग्यता व परिश्रम के लिए विशेष पुरस्कार भी तभी न्यायसंगत होगा जब उससे दीनहीन व्यक्तियों को अधिकतम लाभ होगा। तो असाधारण योग्यता व परिश्रम के लिए विशेष पुरस्कार, जैसे डॉक्टरी की उपाधि दी जाती है, डॉक्टर इंजीनियर जो लोग बनाए जाते हैं, तो ये भी जो पुरस्कार हैं या कि जो पद सम्मान दिया जाता है, ये तभी न्यायसंगत होगा जिससे जो दीनहीन व्यक्ति हैं उनको अधिकतम लाभ हो। तो आपने कोरोना का टीका बनाया, ठीक, आपको सम्मान मिला, आपको प्रतिष्ठा मिली, तो क्यों मिला? आपको ज्यादा पैसा मिला, क्यों मिला? क्योंकि इससे जो हीनतम या दीनहीन व्यक्ति हैं जो मर रहे थे कोरोना काल में, उनकी स्थिति में सुधार हो। इस तर्क का सार यह है कि अधिक प्रतिभाशाली लोग कम प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलकर ही अपनी प्रतिभा अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। वही बात है कि जो समाज है वो एक चेन की तरह है। तो अगर एक चेन कमजोर है, आपका अगर एक भाई चोर लुच्चा बन गया, तो उससे आप कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो आपका एक नैतिक दायित्व बनता है कि आप उसको सुधारें ना। आप अंबानी बन जाइए, लेकिन आपका भाई अगर आपका भाई जैसे मुकेश अंबानी है और अनिल अंबानी है, तो अनिल अंबानी ने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए और आज उनकी स्थिति कुछ है, मुकेश अंबानी अलग टॉप पे है। तो अब ये मुकेश अंबानी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने भाई को सुधारे। बेसिकली ये बात है और दोनों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। बेसिकली ये है कि जो समाज है उसमें असमानता नहीं आनी चाहिए। जो अमीर है बहुत अमीर हुआ जा रहा है, गरीब है बहुत गरीब हो जा, नहीं, जो अमीर है यहीं से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि अमीरों की जिम्मेदारी है। यहीं से ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आप अपनी जो संपत्ति है उसको एक ट्रस्ट की तरह देखिए। आपका दायित्व है कि आप जो गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनको बेसिक सुविधाएं तो दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे
तो समाज का जो संतुलन है बिगड़ जाएगा। अगर समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा, रोज धरना होगा, संघर्ष होगा, रिवोल्ट होगा, तो अल्टीमेटली आपकी जो संपत्ति है वो भी तो यार प्रभावित होगी ना। अगर दंगा हुआ, जैसे अब किसान आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारे हम देखते हैं दंगे होते हैं, तो इससे सरकारी प्रॉपर्टी का तो भी नुकसान होता है। अभी जैसे अग्निवीर वाला मैटर था, कितनी सारी जो प्राइवेट जो सार्वजनिक पब्लिक प्रॉपर्टी जला दी गई। तो इससे क्या हुआ? इससे अल्टीमेटली सरकार को नुकसान हुआ ना। पर अगर चीजों को सही से हैंडल किया जाता, जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनका सही हक दे दिया जाता, तो ये नुकसान ना होता। यही बात है कि अगर आप किसी के साथ अन्याय करोगे तो कुछ समय बाद आपकी फैक्ट्री जला देगा, तो क्या मतलब आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का अमीर बनने का? कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो होगा ना। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए थोड़ा तो दे दो। हम कहते हैं जहां 1 लाख का नुकसान होने वाला है, अगर 10,000 आप खर्चा कर दिए और उससे 1 लाख का नुकसान बच गया, तो 90,000 तो बचा आपके पास। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। जंजीर या श्रृंखला का सिद्धांत, चेन कनेक्शन थ्योरी, भी यही है। न्याय राल्स का प्रसिद्ध कथन है कि कोई भी समाज जंजीर के समान होता है, और कोई भी जंजीर अपनी सबसे मजबूत कड़ी से मजबूत नहीं होती है। अपनी सबसे मजबूत कड़ी से मजबूत नहीं होती है। एक तरफ ऊंचे महल बने हों तथा उसके बीच एक जोगी झोपड़ी बनी हो, तो झोपड़ी वाला महल वालों को भी शांति से नहीं रहने देगा। वही बात है कि रिवोल्ट होगा, अल्टीमेटली मारे जाओगे तो क्या मतलब? 10,000 खर्चा कर दो ना यार, 90,000 रखो, स्थिति तो सही बनी रहेगी। यहाँ सबसे भाग्यशाली और सबसे भाग्यहीन लोगों के बीच श्रृंखला संबंध कार्य करता है। तो जो जंजीर है वो अपनी सबसे कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं होती। कोई भी समाज जंजीर के समान होता है, और कोई भी जंजीर अपने सबसे कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं होती है। यानी जितनी मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी होगी, उतना मजबूत वो जंजीर होगी। और जो भी समाज उतना ही मजबूत होगा जितना मजबूत उसका दबा कुचला जाएगी, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग हैं वो जितने मजबूत होंगे। मानव समाज ऐसा ही है। इसलिए ह्यूम से प्रेरित होकर रॉल्स की अत्यंत प्रसिद्ध परिभाषा है कि समाज पारस्परिक लाभ के लिए बना एक सहकारी उद्यम है, सरकारी चेष्टा है। सोसाइटी जो कोऑपरेटिव वेंचर ऑफ म्यूचुअल एडवांटेज। जो समाज है वो पारस्परिक लाभ के लिए बना एक सहकारी उद्यम है कि हमको भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो। अल्टीमेटली अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाऊंगा और आप नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो असंतुलन बनेगा और अल्टीमेटली रिवोल्ट होगा, और मुझे भी नुकसान होगा। इसमें हितों की पहचान और संघर्ष दोनों। विभेद या भेदभाव के इस सिद्धांत को मैक्सिमीन यानी मैक्सिमिन सिद्धांत या मैक्सिमम प्लस मिनिमम मैक्सिमीन सिद्धांत कहा जाता है कि जो मैक्सिमम है और मिनिमम है दोनों को मिला हुआ, और एक सिंथेसिस क्रिएट करो, यानी सबसे अमीर वाले को और गरीब वाले को, तो एक आप इक्विलिब्रियम बनाने का प्रयास करो। इसका तात्पर्य है कि वितरण के नियम निश्चित करते समय आप हीनतम स्थिति वालों के लिए संसाधनों को अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। वही बात है, क्योंकि अज्ञानता के पर्दे की वजह से आप भी तो उस हीनतम स्थिति में हो सकते हैं। रॉल्स की यह प्रसिद्ध मानता है कि प्राकृतिक यानी श्वेत अश्वेत रंग व सामाजिक जो गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा दोनों असमानताएं अनर्जित है। व्यक्ति का इनमें कोई योगदान नहीं है, अतः दोनों को मुआवजा देना चाहिए, सामाजिक सहायता देनी चाहिए। तो चाहे असमानता प्राकृतिक हो चाहे सामाजिक हो, इसमें ये दोनों अनर्जित है, अनएक्वायर्ड है, और इसमें व्यक्ति का कोई योगदान नहीं, अतः दोनों को मुआवजा देना चाहिए। हालांकि जो ये सामाजिक असमानता है उसको ये जो अनर्जित मानता है या इसका जो समर्थन करता है कि जो व्यक्ति गरीब है या जो व्यक्ति पिछड़ा है या ना जो सामाजिक रूप से जो कमजोर है, उनको बार बार जो मुआवजा देने की बात करता है रॉल्स, उसको आगे चल के नॉजिक क्रिटिसाइज करेगा, आगे चल के एमर्सन क्रिटिसाइज करेगा, तो हम देखेंगे वहां पर। फिर है अवसर की उचित निष्पक्ष समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यह न्याय की दूसरी प्राथमिकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पद सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुले होते हैं। इन पदों तक सबकी समान पहुंच होती है। पद के बंटवारे के समय उसकी योग्यता देखी जाती है, ना कि जाति वर्ग या लिंग या धर्म देखा जाता है। तो जब पद का बंटवारा होता है तो यूपीएससी क्या देखती है? आपकी योग्यता देखती है, ना कि आपका जाति देखती है, ना वर्ग देखती है, ना लिंग देखती है, ना धर्म देखती है। हालांकि जाति तो देखी जाती है आरक्षण देते समय, लेकिन फिर भी
बिल किमलिका इसे सहज बोध आधारित अवसर की समानता का तर्क यानी इंट्यूटिव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्ग्यूमेंट कहता है। तो हमने दो इसमें देखा था, 2A और 2B। 2A क्या है? विभेद का सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल। 2B क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हमने देखो इसमें अगर तीन सिद्धांत देखा जाए लेक्सिकल ऑर्डर में, अगर तीन सिद्धांत कैसे हैं, लेक्सिकल ऑर्डर में कैसे हैं तीन सिद्धांत, तो पहला तो है मैक्सिमम इक्वल अपॉर्चुनिटी, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, सभी के लिए अधिकतम स्वतंत्रता, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। फिर दूसरा क्या था? 2A था। 2A इसमें क्या आया? डिफरेंस प्रिंसिपल आया, विभेद का सिद्धांत आया, डिफरेंस प्रिंसिपल। और 2B इसमें क्या आया है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये लेक्सिकल ऑर्डर, तो न्याय के ये दोनों सिद्धांत शब्दकोशीय अनुक्रम में व्यवस्थित होंगे, यानी लेक्सिकल ऑर्डर में आएंगे। जैसे डिक्शनरी में पहले ए वाले शब्द आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, और आगे इसी क्रम में। तो सबसे पहले ए आएगा, मतलब एक नंबर आएगा, फिर 2A आएगा और फिर 2B आएगा, ऐसे। और ये इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए कि आप पहले में मतलब डिफरेंस प्रिंसिपल को बाद में कर दो और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को आगे कर दो, या कि पहले को तीसरे में लाओ और दूसरे को पहले में ले जाओ, ये अंतर ये नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार जो सिद्धांत है दो लागू हो तो उससे पहले एक पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए। तो अगर आप सेकंड पे जा रहे हैं, सेकंड सिद्धांत पे जा रहे हैं, तो उससे पहले आप फर्स्ट की जो स्टेज है उसको आप क्लियर कर दें। अगर आप सेकंड स्टेज में जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेकंड स्टेज पर नहीं कूद सकते, आपको पहले स्टेज को क्लियर करना ही पड़ेगा। तो यही है कि उसी प्रकार सिद्धांत 2 लागू हो उससे पहले सिद्धांत ए पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए। सिद्धांत 2B को 2A पर प्राथमिकता मिलेगी, यानी पहले 2B आएगा फिर 2A आएगा, और 2A तभी लागू होगा जब 2B संतुष्ट हो जाएगा। न्याय के सिद्धांतों का अनुक्रम होने का क्रम सर्वप्रथम A, फिर 2B, फिर 2A। न्याय का प्रथम सिद्धांत तुष्ट होने पर ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले A आएगा, ये देखिए यहाँ पर मुझसे भी गड़बड़ हो गया। 2 पहले A, फिर 2, फिर 2B आएगा, 2B आएगा और फिर 2A आएगा। तो 2B में क्या था? 2B में क्या था? प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और थर्ड में क्या था? 2A में क्या था? विभेद का सिद्धांत। तो पहले A आएगा, फिर 2B आएगा, फिर 2A आएगा, यानी पहले आप स्वतंत्रता देंगे, समान स्वतंत्रता देंगे सबको, फिर आप इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, और फिर आप विभेद प्रिंसिपल लाएंगे। हालांकि आना तो जो अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये आना चाहिए, 2A आना चाहिए, फिर 2B आए, लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांत जो लेक्सिकल ऑर्डर रॉल्स ने बनाया है अपने हिसाब से, उसमें एक पहले स्वतंत्रता आएगी, ये उदारवादियों का कॉन्सेप्ट है, फिर समानता को लाया जाएगा जो कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट इवन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वलिटी भी फेयर होनी चाहिए, और जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो भी फेयर होनी चाहिए। दूसरी जगह आपको अवसर की समानता आएगी, और तीसरी जगह पर विभेद प्रिंसिपल आएगा। विभेद का सिद्धांत सामाजिक न्याय व तात्विक न्याय पर आधारित है। इसके लिए राज्य द्वारा स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का विनियमन रेगुलेशन किया जाएगा। मुक्त प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था के विनियमन व नियंत्रण के लिए सरकार की 4 शाखाएं होंगी। सरकार की 4 शाखाएं, पहली आवंटन शाखा, दूसरी स्थिरीकरण शाखा, तीसरी हस्तांतरण शाखा, चौथी है वितरणात्मक शाखा। जो आवंटन शाखा है ये प्रतिस्पर्धा युक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। स्थिरीकरण शाखा, इस शाखा का कार्य पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना है। हस्तांतरण शाखा ये न्यूनतम सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अर्थात हीनतम स्थिति वालों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी रोटी कपड़ा मकान तो सबको देती है। और वितरणात्मक जो शाखा है, इस शाखा के 2 कार्य हैं। पहला, विरासत में प्राप्त संपत्ति व उपहारों की व्यवस्था का संचालन, विरासत में प्राप्त संपत्ति व उपहार करों की व्यवस्था का संचालन। और दूसरा है राजस्व
विधि तथा कर योजना निर्धारित करना। तो वही है एलोकेशन ब्रांच। तो यह शाखा मूल्य प्रणाली को प्रतिस्पर्धी रखती है, मूल्य प्रणाली को प्रतिस्पर्धी रखती है, करों और सब्सिडी के माध्यम से संपत्ति संबंधों में परिवर्तन लाती है तथा बाजार में गलत व अवांछनीय प्रक्रियाओं को रोकती है। स्थिरीकरण शाखा यानी स्टेबलाइजेशन ब्रांच रोजगार के अवसरों पर ध्यान रखती है ताकि सभी को समान अवसर मिले। फिर स्थानांतरण शाखा है, ट्रांसफर ब्रांच है, रोजगारी भत्तों, पारिवारिक भत्तों आदि के द्वारा नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और वितरण शाखा यानी डिस्ट्रीब्यूशनल जो ब्रांच है, ये कराधान के माध्यम से पुनर्वितरण करती है ताकि असमानताएं दूर हों और न्याय की प्राप्ति की जा सके। इस प्रकार रॉल्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक लोकतंत्र व उदार लोकतांत्रिक पूंजीवाद के बीच कीन्स ब्रिटेन का कल्याणकारी राज्य का समर्थक शासित था की तरह सहमति बनाई है। कुल मिला के ये विन विन सिचुएशन सबके लिए क्रिएट करने की बात करता है।